बस न्यूमरोलॉजिकली बराबर होता। सुनना, चलो इधर ध्यान दो। ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी ये क्या है इसको समझना है। अब एक्चुअली क्या होता है, किसी भी पार्टिकल की वजह से उसका एक फील्ड होता है, ऑरा होता है उसका। सपोज कोई पार्टिकल है मास m का, अब इस मास m के पार्टिकल का एक ऑरा होता है। समझेंगे ऑरा का मतलब क्या होता है। समझो कि एक नॉर्थ साउथ बार मैग्नेट आपके पास है। अब जो बार मैग्नेट आपके पास होता है उसका एक पर्टिकुलर रीजन होता है जिसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रहा है। दूसरा मैग्नेट सेम नॉर्थ साउथ का अगर इस फील्ड के बाहर है तो ये साउथ इसको अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। अगर फील्ड के बाहर चला गया तो वो अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा उसको, और अगर वो फील्ड के अंदर है तो ही वो उसको अट्रैक्ट कर पाएगा। समझ में आ रहा है। तो फील्ड इज द थिंग बाय वर्च्यू ऑफ विच उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा था, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव। पर ग्रेविटेशनल फोर्स के पास तो एक ही ऑप्शन है, अट्रैक्शन का। वो रिपेल तो कर नहीं सकता है। तो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी एक फिजिकल क्वांटिटी जिसका नाम है आई वेक्टर। ये कुछ अलग नहीं है, जैसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हम पढ़ चुके हैं जी, वही चीज़ है ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। कैसे लॉजिकली समझते हैं। एवरी ऑब्जेक्ट विथ मास, जिसके पास मास है उसकी अराउंड एक फील्ड होती है जिसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। और वो डिपेंड करती है मास के ऊपर। छोटा मास है छोटी फील्ड होगी, ज़्यादा मास है ज़्यादा फील्ड होगी। सिमिलरली छोटा मैग्नेट है तो उसकी फील्ड छोटी होगी, बड़ा मैग्नेट है तो उसकी फील्ड बड़ी होगी। तो उसको मैग्नेटिक एनालॉजी से समझ सकते हैं। जैसे मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटिक फोर्स बनता है, वैसे ही ग्रेविटेशनल फील्ड के वर्च्यू से ही ग्रेविटेशनल एट्रैक्टिव फोर्स बनता है। समझ में आ रहा है। तो इंटेंसिटी है तो फोर्स है। पर लॉजिकली समझो कि ये जो इंटेंसिटी है, जब ये मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है तो वो तो समझो कि एक मैग्नेट ने दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट किया, इसने इसको अट्रैक्ट किया, छोटे वाले मैग्नेट को। तो इसके ऊपर मान लो मैग्नेटिक फोर्स जो लगा होगा वो इसकी फील्ड ने इस पे लगाया, तो इंटेंसिटी इसकी होगी। और मैग्नेट तो ये है, तो ये मैग्नेट 1 ये मैग्नेट 2। तो यहाँ पे मैग्नेट 1 लिखूँ कि 2 लिखूँ? इधर 1 लिखना चाहिए कि 2 लिखना चाहिए? इंटेंसिटी ऑफ 1 अट्रैक्टिंग द 2 पार्टिकल। समझ में आ रहा है लॉजिकली। इसकी फील्ड से खुद तो अट्रैक्ट होगा नहीं, खुद की फील्ड से खुद थोड़ी अट्रैक्ट होगी। समझ में आ रहा है। तो अर्थ की फील्ड की वजह से मून अट्रैक्ट होगा। समझ में आ रहा है। तो इंटेंसिटी ऑफ अर्थ एंड मास ऑफ मून विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हिम। समझ में आ रहा है। टुवर्ड्स इट हिम नहीं बोल सकते। तो ये समझ में आया क्या हुआ कि फील्ड ऑफ द पार्टिकल इटसेल्फ बट अट्रैक्टिंग अनदर बॉडी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लॉजिकली जो फॉर्मूला है सबको अच्छे से समझ में आना चाहिए, नहीं तो समझ में ही नहीं आएगा क्या चल रहा है। तो एक एग्जांपल लेते हैं। ये एक मून है। मून कौन है? अर्थ की लोकल सैटेलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोकल सैटेलाइट या नेचुरल सैटेलाइट। मतलब लोकल मतलब खराब माल ऐसा नहीं। लोकल मतलब हाँ, मतलब हम यहाँ पे रहते हैं बड़ौदा में, तो वडोदरा हमारे लिए लोकल, वी आर लोकलाइट्स ऑफ वडोदरा सिटी। और वो हिमाचल प्रदेश से जो लड़की आई है वो बाहर से नहीं आई है। बॉर्न एंड बॉटअप इन वडोदरा, जिलेनी बेस्ट फ्रेंड्स। तो इधर ध्यान दो। एग्जाम्पल में ऐसा ले रहा हूँ, पर एग्जाम्पल कैसा होता है, एक बड़े मास m का और उससे कहीं दूर पड़ा हुआ एक टेस्ट मास m0। टेस्ट मास मतलब बहुत छोटा मास, जिसकी इंटेंसिटी इसके इंटेंसिटी के सामने बहुत छोटी है। तो फील्ड की इंटेंसिटी किसकी होगी? इसकी वजह से होगी, बड़े मास की इंटेंसिटी। इसकी वजह से इस पे फोर्स लगा, अट्रैक्टिव फोर्स, विच इज ग्रेविटेशनल फोर्स। सिंपल। तो लॉजिकली इसका फॉर्मूला अगर मुझे लिखना है तो कैसे लिखा जाएगा? फोर्स इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ द मास
फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू इंटेंसिटी इंटू मास, ऐसा लिखा जाएगा। तो लॉजिकली इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, फोर्स अपॉन मास। यही फॉर्मूला किसका था, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का। तो जब हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोले कि इंटेंसिटी बोले, दोनों कौन है, एक ही चीज़ है, समझ में आ रहा है। पर हमको लॉजिकली पता, ये एम नॉट लॉजिकली पता होना चाहिए कि उसके खुद के मास की वजह से अट्रैक्शन नहीं है, मतलब सॉरी, खुद के मास की वजह से फील्ड है, तो उसकी फील्ड में कोई और आएगा तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा, सिंपल। तो जब फॉर्मूला बनेगा इसका तो क्या बनेगा, F इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम नॉट अपॉन उन दोनों का डिस्टेंस मान लो आर स्क्वायर, दोनों के सेंटर से दूसरे सेंटर का डिस्टेंस आर स्क्वायर डिवाइड बाई एम नॉट। तो एम नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बना, जी एम बाई आर स्क्वायर। तो दिस इज नथिंग बट द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और इंटेंसिटी, सिंपल। तो इंटेंसिटी के बारे में आपको लॉजिकली समझ में आ गया क्या है इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी इज द फील्ड, या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड बोल सकते हैं, या फिर इंटेंसिटी बोल सकते हैं। तो अर्थ की बात करेंगे तो अर्थ की फील्ड, तो अर्थ की फॉर्मूला क्या होगा, जी एम ई बाई आर स्क्वायर। कोई बोले मून की ग्रेविटेशनल फील्ड, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, आई एम इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर एम का स्क्वायर। लॉजिकली समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ। कोई बोले जुपिटर की इंटेंसिटी, तो आई जे इज इक्वल टू जी एम जे अपॉन आर जे का स्क्वायर, मतलब जुपिटर का मास जुपिटर की रेडियस। समझ में आ रहा है। दुनिया में किसी भी प्लैनेट की अगर इंटेंसिटी निकालनी है, ये चेयर की इंटेंसिटी निकालनी है, तो चेयर का वजन चेयर की रेडियस, तो चेयर की इंटेंसिटी मिल जाएगी। समझ में आ रहा है। तो किसी भी की ग्रेविटेशनल फील्ड या फिर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, इसके दो नाम, ग्रेविटेशनल फील्ड या फिर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। बस तो इसको नोट डाउन कर लो, 2 मार्क्स की थियरी ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। इसका वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। ये स्केलर फॉर्म हुआ इसलिए वेक्टर को हटाओ। अब वेक्टर एस्पेक्ट में क्या होगा, आगे माइनस आया, क्यों माइनस आया, चलो लॉजिकली इसे देखो। पहला मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को क्या करेगा, ये मैग्नेट इसको क्या करेगा। अब इसको बताना है, लिख के कैसे बताओगे। तो इसकी इंटेंसिटी ने इसको रिपेल किया, तो इससे ये दूर चला गया, इंटेंसिटी की डायरेक्शन में ही गया। इसकी इंटेंसिटी ऐसे है, ये इसकी तरफ आया तो माइनस लिखना पड़ेगा। इसकी इंटेंसिटी ऐसे है तो फोर्स इसके ऊपर इस तरफ लगा, तो फोर्स माइनस में लग रहा है, समझ में आ रहा है। दैट्स वाई एफ जी इक्वल टू माइनस आई एम नॉट। तो इधर फॉर्मूला क्या बनेगा, आई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन एम नॉट। मास तो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। तो सेम फॉर्मूला इसके लिए बनेगा, जी माइनस का माइनस माइनस जी एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ये बन गया वेक्टर फॉर्म। कोई भी वेक्टर फॉर्म का यूज़ करना है जब 3D में चले जाए, ये सब कुछ 2D के लिए। ये वेक्टर फॉर्म में 2 फॉर्मूला लिखने हैं, तो माइनस डायरेक्शन फोर्स नहीं आ रही ना, इंटेंसिटी आम फोर्स आम, ये अपनी तरफ खींच रहा है फोर्स को। फोर्स अगर इस तरफ लगता तो प्लस आता, पर फोर्स उल्टी डायरेक्शन में लग रहा है इसलिए माइनस। फिजिक्स में प्लस माइनस क्या दिखाता है, डायरेक्शन। इंटेंसिटी का अगर वो निकालना है डायमेंशनल एनालिसिस, तो क्या निकलेगा, डायमेंशनल एनालिसिस निकालना है उसका, तो क्या होगा, देखो ऐसी चीज़ों में कंफ्यूजन होगा, ये रॉन्ग है। लॉजिकली क्या सोचना है, इंटेंसिटी इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन
पर उसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का जो होगा वही होगा m0 l1 t-2। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 मीटर सेकंड स्क्वायर मतलब t-2। फॉर्मूला से भी ला सकते हैं तो भी आएगा आंसर, तो भी यही आएगा। करिए ना, फॉर्मूला से भी लाइए। जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला है Gm/r²। तो मुझे आई का चाहिए, तो इधर पहले जी का MLT लिखो, फिर एम का लिखो, फिर आर का लिखो, फिर सॉल्व करो तो आंसर आएगा सेम। मतलब अपने को चीज़ों को इजी करना है। आ કરવા માટે તને जी भी खबर होनी चाहिए, एम भी खबर होनी चाहिए, आर भी खबर होनी चाहिए। इक्वल टू के सामने वही फिजिकल क्वांटिटी लिखी जाएगी जो डायमेंशनली सही है। मतलब 2 kg + 2 मीटर, तो कैसा नहीं हो सकता है, 2 kg + 2 kg हो सकता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो डायमेंशनली इक्वल तभी होंगे जब ये एक्सेलरेशन होगा तब। तो लॉजिकली हमको पता है आई मतलब जी, जी मतलब एक्सेलरेशन, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस विल बी योर MLT। बॉस कर दे तो 2 मिनट लखवाना टाइम है। क्वेश्चन लिखो, द ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी at a point is given by I vector equal to 10⁻⁻9 I cap plus J cap। लखे चाहिए। Gravitational intensity at a point is given I vector equal to this. If a body of 10 kg mass, okay, the gravitational intensity at a point is this। If a body of 10 kg mass is placed at this point, एक पॉइंट है जहाँ पे इतनी इंटेंसिटी है, वहाँ पे अगर 10 kg का मास रख दिया जाए, the gravitational intensity at a point is given by this। उसके बाद लिखना है if a body of mass 10 kg is placed at this point, find out the magnitude of force on it। उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, and also find out magnitude of the acceleration। Find out magnitude of the force on it and the magnitude of its acceleration। अब लॉजिकली एक बात सुन लो, फिर अपने आप सॉल्व हो जाएगा आपसे। मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा कोई पॉइंट है, ऐसी कोई फील्ड है, यहाँ पर कोई मैग्नेट रखा हुआ है, मैग्नेट की नॉर्थ साउथ की ये पूरी मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेट की एनालॉजी से समझो तो समझने में थोड़ा इजी रहेगा कि कोई मैग्नेट है, मैग्नेट की एक फील्ड है। अब मैग्नेट की उस फील्ड में एक पॉइंट दे दिया जिसके ऊपर इतनी फील्ड है। अब उसी पॉइंट पे अगर दूसरा मैग्नेट रखूंगा तो उस मैग्नेट पे कितना फोर्स लगेगा। समझ में आ रहा है? पूछा क्या है कि कोई पार्टिकल की वजह से एक फील्ड है, हियर वी आर कंसिडरिंग ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड है, उस फील्ड में इस पॉइंट पे इतनी फील्ड है। अब उस पॉइंट पे अगर कोई मास रखूंगा तो वो अट्रैक्शन महसूस करेगा इसकी तरफ। समझ में आ रहा है? तो व्हाट विल बी द फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला यहाँ से हमें पता है, फोर्स इक्वल टू इंटेंसिटी इनटू मास। पर ये कैसा है, वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है तो वो यूज करना पड़ेगा। तो फोर्स इज इक्वल टू इंटेंसिटी इनटू मास, जो आएगा वो आंसर। फिर क्या करना है, G इज इक्वल टू, जी का फॉर्मूला क्या होता है, F/m। यहाँ से G मिल जाएगा एक्सेलरेशन, इसका फॉर्मूला वहाँ से मिल गया, I इज F मॉड्यूलस ऑफ F वेक्टर इज गिवन बाय I वेक्टर इनटू m।
समझ में आ रहा है? तो आई दिया हुआ है, एम दिया हुआ है, मॉड्यूलस फाइंड कर रहा है, इसलिए माइनस की कोई इज्जत नहीं है। समझ में आ रहा है? तो मॉड्यूलस में माइनस चला जाएगा। दो फॉर्मूला पता है, सब कुछ पता है, ट्राई करो आंसर आता है कि नहीं। नहीं जरूरत नहीं ना, क्यों बड़ी बड़ी चिंता करे। तो इधर ध्यान दो, हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ एफ का फॉर्मूला क्या है? आई वेक्टर इंटू एम। आई वेक्टर इज गिवन बाय दिस, ये ऐसा होगा 10⁻⁹ आई कैप प्लस 10⁻�9 जे कैप। लखवानी जल्दी ना करी, श्रीधि ध्यान आप बैठे, शांति थी जो यहाँ करें। पहले शांति से देखो संस्कृति, પછી એવું લાગશે સમજ નહીં પડી। તું ઊભી થઈ યાર, બહુ ડાઉટ છે યાર, લગન બગન કરતી ને જીવનમાં તો ડાઉટ જ પૂછ્યા કરતે પેલા શું કરું અને અડમાંથી તો પાણી આવે છે, શું કરું? तो डाउट भी थोड़ा व्यवस्थित होना चाहिए नहीं, माथू अच्छा है सूझ जाएगा। तो क्या करोगे, इंटेंसिटी जैसी है वैसे लिखी, कुछ नया नहीं किया, ये सबको समझ में आ रहा है। इंटू एम कितना दिया हुआ है 10, तो सिंपली इसके बीच में डॉट प्रोडक्ट होगा बिकॉज मॉड्यूलस करना है, तो 10 को अंदर डाल दो, डॉट प्रोडक्ट मतलब नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन, वो डॉट क्रॉस में मत जाओ। तो -9 से ये मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, पावर का एडिशन, तो -9 + 1 क्या आंसर आएगा 10⁻⁸ आई कैप 8 जे कैप। अब ये तो आए खाली कोऑर्डिनेट्स, मेरे को चाहिए इसका मॉड्यूलस। मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं, कंपोनेंट के नहीं है माइनस में, कंपोनेंट के स्क्वायर के एडिशन का स्क्वायर रूट, तो x² + y² का स्क्वायर रूट, तो क्या करेंगे 10⁸ का स्क्वायर प्लस 10⁻�8 का स्क्वायर इन स्क्वायर, एक बार का स्क्वायर प्लस दूसरी बार का स्क्वायर, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? तो कर रहे हो नहीं जो कि फिलहाल वो देता रहे। ओके तो भाई ओ भाई मैथ्स चले टाइम पास थोड़ी करो, तुझ्या बेन लखवा मंचाला जे जाण्याचे ફરી ભણાઈ છે 10 મિનિટ ચલાવ્યું છે યાર, જોઈ લેજો। હા તો વાંધો નહીં, એક ક્વેશ્ચન તો સોલ્વ કરી લે એટલે તો અહીં બેન ટાઈમ પાસ ના કરીશ, બહાર નીકળો, જાઓ ચલો નીકળો, જાઓ જાઓ, એ ભાઈ બીજાનો બધાનો ટાઈમ બગાડશે, જાઓ બાજુ। નહીં નહીં મોબાઈલ લઈને બેહો, આવું બધું કંઈ અહીં કંઈ શું ચાલે છે અહીંયા? બહાર નીકળ, બહાર નીકળ, ચલ ચાલ ચાલ બહાર જાઓ, ચલ ચલ ફટાફટ ચલ, આખું વાતાવરણ ના બગાડતો और टाइम ना बगाड़ो, चलो फटाफट जल्दी। देखो इधर ध्यान दो, x² + x² क्या होता है 2x², तो समथिंग का स्क्वायर प्लस समथिंग का स्क्वायर, तो 2 टाइम्स समथिंग का स्क्वायर, तो लॉजिकली क्या होगा इसका 10⁻⁸ 2 टाइम्स इस पूरे का स्क्वायर इन रूट। अब इसका रूट निकालेंगे तो 2 का रूट √2, 10⁻⁸ का 1 टाइम 10⁻⁸, तो दिस इज योर मॉड्यूलस। सबका ऐसा है, √2 का मतलब क्या होता है 1.41, ये आपको याद कर लेना है, 1.41 × 10⁻⁸, ये आ गया फोर्स। अब क्या चाहिए, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज गिवन बाय फोर्स अपॉन मास, तो फोर्स अपॉन मास करूंगा तो फोर्स अपॉन मास कितना है 10, ये 10 ऊपर जाएगा तो वापस क्या हो जाएगा -8 -1, तो आंसर आया 1.41 10⁻⁹ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिंपल फॉर्मूला लगाओ, वैल्यू रखो, आंसर लो। પોસ્ટ કરતા હજી તો દોડવા ગયા છે, ચલો એ બધા બુક્સ કાઢો અને આના પછીની થિયરી છે ચાલો ચલાવી જ પડશે, કોઈ ઓપ્શન નહીં। चलो इधर ध्यान दो, चैप्टर नंबर 6 में आप लोगों ने डिस्कस किया है कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स।
सिंपल डेफिनेशन किसी को याद है? व्हाट इज कंजर्वेटिव एंड व्हाट इज नॉन कंजर्वेटिव? कंजर्वेटिव फोर्स आर दोस विच डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ. मतलब नॉर्मल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh. तो कोई m मास का टुकड़ा यहाँ पे पड़ा हुआ है, उसको h हाइट पे ले जाना है और यहाँ जाके हम रख देंगे उसको, तो उसके अंदर mgh जितनी पोटेंशियल एनर्जी आएगी. लॉजिकली सबको इतना पता है. अब क्या होता है, जिस फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है उस फोर्स को बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स. मतलब पोटेंशियल एनर्जी जिसके लिए डिफाइंड हो सकती है, मतलब पार्टिकल के अंदर उतना पोटेंशियल है टू डू द वर्क डन. समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ से उसको छोड़ दिया जाए तो वह mg के फोर्स से नीचे आएगा. समझ में आ रहा है? तो पार्टिकल के अंदर किसी भी मीन्स में पोटेंशियल बचता हो उसे बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स. कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या हुआ? इट डजंट डिपेंड्स ऑन पाथ. मतलब मैं इस मास को ऐसे यहाँ पे रखूँगा तो भी mgh, ऐसे 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 करके यहाँ रखूँगा तो भी mgh, यहाँ जाके ऊपर से लाके यहाँ रखूँगा तो भी mgh. मतलब इट डजंट डिपेंड्स ऑन पाथ. ऐसे फोर्सेस को बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स. एंड कंजर्वेटिव फोर्स आर दोस फॉर विच वी कैन डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी. तो खाली एक हेडिंग मारो, कंजर्वेटिव फोर्स, समझ रखो फोर्सेस विच डजंट डिपेंड. ये आप लोगों ने सबने चैप्टर 6 में लिखा होगा, लेकिन फिर भी एक बार लिख लो ताकि डबल रिवीजन हो जाए, मगज में एक बार कंफर्म हो जाना चाहिए. 12th खत्म होने तक आपको पता होना चाहिए व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स, व्हाट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. तो उसका बेसिक डिफरेंशिएशन यही है कि कंजर्वेटिव फोर्सेस आर दोस फॉर विच वी कैन डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी. मतलब फ्रिक्शनल फोर्स की पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा नाम सुना है कभी? नहीं सुना है, बिकॉज फ्रिक्शन फोर्स ऐसा है जो नॉन कंजर्वेटिव है, जो पाथ पे डिपेंड करता है. समझ में आ रहा है? पोटेंशियल एनर्जी. कंजर्वेटिव फोर्सेस आर दोज फोर्सेस फॉर विच वी कैन डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी एंड इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ. नीचे ये डायग्राम बना दो कि h हाइट पर m को ले जाना है, उसको पाथ 1 से ले जाओ, 2 से ले जाओ कि 3 से ले जाओ, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी mgh ही आएगी. उसका और प्रिसाइजली डिफरेंशिएशन है, आप लोग घर जाके एक बार देखोगे चैप्टर नंबर 6 में तो आपको समझ में आ जाएगा. इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हमने जब फोर्स डिफाइन किया था उसमें लिखा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज द कंजर्वेटिव फोर्स, सेंट्रल फोर्स. समझ में आ रहा है? तो उसमें कंजर्वेटिव का मतलब ये होता है जिसके लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन हो सकती है. इसके दो एग्जांपल, ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक. मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना चाहिए. व्हाट इज कांटेक्ट, व्हाट इज नॉन कांटेक्ट, कांटेक्ट नॉन कांटेक्ट के बाद कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव, ये पता होना चाहिए. नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कैसे होंगे भाई? बिल्कुल बिल्कुल इंटेलिजेंट नहीं था मेरे को. फोर्सेस विच आर नॉट कंजर्वेटिव आर कॉल्ड नॉन कंजर्वेटिव. तो તમે લોકો સારું વિચાર્યું. क्या आंसर होगा इसका? कि फोर्सेस विच डज डिपेंड्स ऑन पाथ, जो पाथ पे डिपेंड करते हैं, एंड वी कैन नॉट डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. पाथ पे डिपेंड करते हैं उसका मतलब क्या होगा? सपोज किसी पार्टिकल को मैं धक्का मारता हूँ तो फ्रिक्शन इधर ही लगेगा. समझ में आ रहा है? अगर मैं इस तरफ धक्का मार रहा हूँ तो फ्रिक्शन ऑलवेज पीछे ही लगेगा. मतलब वो पाथ पे डिपेंड करता है कि जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स लगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ही फ्रिक्शन लगेगा. समझ में आ रहा है? तो फ्रिक्शन फोर्स ऐसा है जो पाथ पे डिपेंड करता है. ऐसे ले जाऊंगा तो फ्रिक्शन इधर, ऐसे ले जाऊंगा तो फ्रिक्शन इधर. समझ में आ रहा है? मतलब पाथ चेंज करते ही उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है. मतलब वो पाथ पे डिपेंड करता है. तो इसके एग्जांपल क्या आएंगे? फ्रिक्शन फोर्स,
टेंशन फोर्स, टॉर्क भी आ सकता है, पर टॉर्क अलग चीज़ है क्योंकि उसको फोर्स में नहीं लिख सकते। तो बेसिक डेफिनेशन इसका कॉन्ट्राडिक्टरी पूरा लिख देना है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आर दोस फॉर विच वी कैन नॉट डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी एंड इट डज डिपेंड्स ऑन पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। चलो समझ में आ गया व्हाट इज कंजर्वेटिव, व्हाट इज नॉन कंजर्वेटिव। तो अकॉर्डिंग टू आवर ऑब्जर्वेशन ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, सो दैट उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होगी और वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होगा। सिंपल। तो स्पेस में कहीं भी कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, उसके ऊपर पाथ का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चालू थे तो बन जी, कोई बात, इधर ध्यान दो। अब क्या करना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उसका दूसरा नाम है इंटरैक्शन एनर्जी। इंटरैक्शन एनर्जी मतलब व्हेन टू पार्टिकल्स आर क्लोजर टू ईच अदर दे विल इंटरैक्ट विथ ग्रेविटेशनल फोर्स। इन दोनों के बीच में सपोज मैंने इसको फिक्स कर दिया, पार्टिकल m1 इज फिक्स्ड, तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, वो ऐसा फोर्स लगाएगा। पार्टिकल 2 विल एक्सर्ट सम फोर्स ऑन पार्टिकल 1, तो पार्टिकल 2 को अपनी तरफ खींचेगा कौन, 1। तो 1 की फील्ड में 2 है, समझ में आ रहा है। तो 2 के ऊपर फोर्स लगा 1 की वजह से टुवर्ड्स इट। अब क्या होगा, ऐसा होने से m2 धीरे धीरे इसकी तरफ आने लगेगा, तो उसका धीरे धीरे मोशन चालू हो जाएगा। लॉजिकली इधर ध्यान दो, तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बराबर। कोई डाउट किसी को इस फॉर्मूला में? अगर इसको मैं अगेंस्ट द ग्रेविटी ऊपर ले गया तो इसके ऊपर mg फोर्स लगा, इसके mg फोर्स को ही मुझे वो करना पड़ेगा, बैलेंस करके ऊपर ले जाना पड़ेगा। कितनी हाइट तक ले गया, तो h हाइट तक ले गया, तो वर्क डन ही एनर्जी है। समझ में आ रहा है? लॉजिकल है ये एक्सप्लेनेशन कि वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं चेंज ऑफ वर्क डन गिव्स अस एनर्जी एंड चेंज इन एनर्जी गिव्स अस वर्क डन। तो लॉजिकली इतना हमको पता है। तो अब क्या होगा, हम ऐसा मानेंगे कि ये पार्टिकल एकदम धीरे धीरे इसकी तरफ बढ़ रहा है, स्लोली इसका मोशन चालू हुआ, dx जितना मोशन करता हुआ आ रहा है उसके ऊपर फोर्स लग रहा है F21, और ड्यू टू फोर्स उसका मोशन धीरे धीरे dx जितना मोशन करके धीरे 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 वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो सबसे पहले ये पार्टिकल तो फिक्स है, ये पार्टिकल मूविंग है। तो लॉजिकली हमें लिखना है कि पार्टिकल 1 इज फिक्स्ड एंड ड्यू टू इट्स इंटेंसिटी इट विल एक्सर्ट अ फोर्स ऑन पार्टिकल 2 एंड पार्टिकल 2 विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पार्टिकल 1 एंड इट विल स्टार्ट मूविंग विथ वेरी स्मॉल, मतलब विदाउट एनी एक्सेलरेशन। हम ऐसा मानेंगे कि कोई एक्सेलरेशन नहीं, एकदम धीरे धीरे आ रहा है। अगर एक्सेलरेशन मानेंगे तो उसमें चेंज आएगा, जल्दी से आ जाएगा। इन दोनों मास को कंपेरेबल मानेंगे ताकि वो धीरे धीरे आएगा। समझ में आ रहा है? ये सब कुछ हम डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे कि 2 ऑफ द masses आर कंपेरेबल सो दैट देयर मोशन विल बी वेरी स्लो एंड पार्टिकल 1 इज कंसिडर्ड एज अ रेस्ट। ये रेस्ट पे रखा हुआ है, तो ये इस तरफ आएगा, इसकी तरफ धीरे धीरे आएगा। तो अब क्या होगा, हमें वर्क डन मिलेगा यहाँ से फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसका डिस्प्लेसमेंट चालू हुआ dx से, और वो जो वर्क डन मिला दैट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ रहा है? ऐसे वर्क डन ही एनर्जी है। समझ में आ रहा है? तो सबको समझ में आ रहा है?
लास्ट बेंच संस्कृति क्या चल रहा है, समझ में आ रहा है? सुइया गुस्सा पूछू तो पड़ा नहीं हमारा, समझ में आया? पूरा समझ में आया क्या चल रहा है? धीरे धीरे इसकी तरफ आ रहा है। तो वर्क डन ऑन द पार्टिकल 2 कैन बी डिफाइन एज, ऐसे डिफाइन कर सकते हैं उसको, समझ में आ रहा है? अब इसको फाइंड करने का क्या प्रोसीजर है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा तो टोटल वर्क डन मिलेगा। इसका आंसर आएगा टोटल वर्क डन, फोर्स बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा dx। पर कहाँ से कहाँ तक हमें इंटीग्रेट करना है? मान लो हमने इस पार्टिकल को इन्फिनिटी पे माना और इन्फिनिटी से किसी सर्टेन r डिस्टेंस तक उसको लेके आना है, ये डिस्टेंस r बचना चाहिए, तो इन्फिनिटी से उसको लेके आए, r तक लेके आए, समझ में आ रहा है? और ये सब कुछ कैसा है, माइनस में चल रहा है, बिकॉज फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये सब कुछ माइनस में लिखना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? तो माइनस एफ वेक्टर इंटीग्रेशन dx, ये सबको समझ में आया क्या किया? अब यहाँ से F21 का फॉर्मूला बनाओ, क्या बनेगा? बोलो भाई, सब फॉर्मूला बोलो। W इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन एक्स स्क्वायर, बिकॉज डिस्टेंस तो हमको पता नहीं है कितना है, उसमें आगे बढ़ा, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, कहाँ तक लाना है उसको, r तक लाना है, फाइनल डिस्टेंस उनके बीच में r होना चाहिए। अभी वो इन्फिनिटी पे कहीं पे है, वहाँ से उसको धीरे धीरे करके लाना है, तो धीरे धीरे करके उसको लाएंगे। इंटीग्रेशन करना है dx के रिस्पेक्ट टू, तो ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अंदर चला जाएगा, ये सब कुछ माइनस में चल रहा है इन्फिनिटी से r। तो यहाँ पे एक पार्टिकल अपना पड़ा हुआ है, दूसरा पार्टिकल इन्फिनिटी पे है, उसको r डिस्टेंस पे लाके रोकना है, तो ये सिस्टम बन गई। फिर ये दोनों इंटरेक्ट करेंगे बाय द फॉर्मूला जी m1 m2 बाय r स्क्वायर, समझ में आ रहा है? तो ऐसी कंडीशन है कि ये इन्फिनिटी पे पड़ा हुआ है, उसको इन्फिनिटी से r तक लाना है, फिर वो दोनों इंटरेक्ट करेंगे, इसलिए उसका नाम है इंटरेक्शन एनर्जी। और समझ में आ रहा है? तो अब क्या करोगे, ये जी m1 m2 बाहर क्यों आ गया, बिकॉज जी कांस्टेंट, मास भी दोनों कांस्टेंट होंगे। वेरी कौन कर रहा है, डिस्टेंस, धीरे धीरे वो इन्फिनिटी से आ रहा है r डिस्टेंस तक, समझ में आ रहा है? धीरे धीरे मतलब बाय टेकिंग स्मॉल पार्ट्स dx dx dx। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स, ये याद करना होता है, जिसको नहीं आता है मैं करा देता हूँ एक बार। ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेशन करना है, एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाओ, क्या हो जाएगा, -2। और लॉजिकली इसका फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन में x रेस टू समथिंग होता है, तो हम करते हैं समथिंग +1 अपॉन वही पावर, तो x रेस टू -2 +1 अपॉन -2 +1, तो आंसर आएगा x रेस टू -1 अपॉन -1, मतलब -1 अपॉन x। इसे हम रट लेंगे कि व्हेन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर या 1 अपॉन कोई भी किसी का भी स्क्वायर है, तो उसका 1 अपॉन समथिंग का स्क्वायर, उसका इंटीग्रेशन है -1 अपॉन समथिंग। तो 1 अपॉन कुछ भी है तो उसका इंटीग्रेशन ऐसे होगा, समझ में आ रहा है? अगर इसकी जगह साइन होता तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर, तो उसका इंटीग्रेशन सपोज 10 होता, 1 अपॉन 10 स्क्वायर, तो उसका मैं क्या करता, -1 अपॉन 10 स्क्वायर, और 10 का अगेन करना पड़ता, समझ में आ रहा है? समथिंग का अगेन, इसमें x का फिर से करूंगा तो 1 ही आएगा, इसलिए करने की जरूरत नहीं है। कंटिन्यूअसली वो चेन रूल जिसको बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या है, -1 अपॉन एक्स, तो -g m1 m2 इंटीग्रेशन आया -1 अपॉन एक्स, इसकी लिमिट है इन्फिनिटी से r। अब इन्फिनिटी से r तो एक बार अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट, बीच में नेगेटिव साइन, एक बार अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट, बीच में नेगेटिव साइन, ऐसे हम सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन को। 1 अपॉन कुछ इन्फिनिटी 0, बाहर पड़ा है -g m1 m2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा g m1 m2 अपॉन r। दिस विल बी इंटरैक्शन एनर्जी, वर्क डन ही एनर्जी है, तो इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये सिस्टम को बने रहने के लिए इतनी पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, इस सिस्टम को बनाने के लिए। सिस्टम कैसे बनाया, एक पार्टिकल पड़ा हुआ था, दूसरे को कहीं से लाया ताकि वो दोनों इंटरेक्ट कर पाए,
कहीं से लाया मतलब कहाँ से लाया, तो इन्फिनिटी से लाया। समझ में आ रहा है? तो ये आंसर आया फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। पर ये इंटरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए माइनस बाद में ऐड करना पड़ेगा। लॉजिकली हमको समझ में आ रहा है कि इंटरेक्शन इसने इस पर किया ऐसे, दैट्स वाई यू विल बी टेकन एज माइनस जी m1 m2 बाई आर। अगर ये डिराइव करना आ गया तो क्लास 12th में हम क्या करते हैं, एक चार्ज यहाँ पे रखते हैं, दूसरे चार्ज को इन्फिनिटी से लाते हैं। तो क्यू चार्ज यहाँ पे है, दूसरा क्यू इन्फिनिटी से आएगा। फॉर्मूला में चेंज क्या आएगा, के Q1 Q2 1/r² का इंटीग्रेशन, तो आएगा के Q1 Q2 बाई आर। जैसे मैंने आपको बोला हुआ है, सिंपली इस फॉर्मूला को चेंज कर दो, के को रिप्लेस करना है माइनस जी से, तो माइनस जी को हटा के के लाओ Q1 Q2 अपॉन आर, तो बन जाएगी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। समझ में आ रहा है? पोटेंशियल एनर्जी मतलब सिस्टम बनाने के लिए जो एनर्जी लगी वो हम क्या करते हैं, पहले मास यहाँ पड़ा हुआ था उसको यहाँ ले गए, तो हमने सिस्टम बनाई, तो सिस्टम बनाने में जो एनर्जी यूज हुई वो एनर्जी इसके अंदर चली गई एज अ पोटेंशियल। मैंने क्या किया, एक चीज़ नीचे पड़ी हुई थी उसके ऊपर कुछ वर्क किया और उसको यहाँ रख दिया। अब इसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो अपने आप गिर सके। समझ में आ रहा है? तो लॉजिकली क्या किया मैंने, एक सिस्टम में, ये इन्फिनिटी पे था इसलिए इन दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन ही नहीं था, मैंने इन्फिनिटी से उसको लेके आया ऐसे डिस्टेंस तक ताकि वो इंटरेक्ट कर पाए। ऐसे ये नीचे पड़ा हुआ था, इसके ऊपर ग्रेविटी का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, तो मैंने इसके ऊपर कुछ वर्क डन किया जो उसके अंदर mgh के फॉर्म में स्टोर हो गया। अब वो पोटेंशियल mgh से काइनेटिक में चेंज हुई हाफ mv²। समझ में आ रहा है? लॉजिकली सब कुछ क्लियर है कैसे चल रहा है? तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का पूरा डेरिवेशन लिखो, इसमें क्या लिखना है वो मैं लिखा रहा हूँ। इसके अलग अलग डेरिवेटिव करने के 3-4 मेथड हैं, जो भी आपको समझ में आए। ये सबसे इजी मेथड है। बाकी इसका डिस्क्रिप्शन अगर लिखना है तो आपके पास वो मटेरियल है जेरोक्स का, इसमें चले जाओ। हाँ पैम्फलेट मतलब तो पॉज कर देना। આ તો 12th ની વાત છે, હમણાં નહીં કરવાનું। સોરી, U is equal to minus G m1 m2 by r is your gravitational potential energy। अब उसका डेफिनेशन लिखो। The negative of the work done, the negative of the work done, the negative of the work done by the gravitational force, the negative of the work done by the gravitational force in bringing a given body of mass m, given body of mass m in the gravitational field of earth, the negative of the work done by the gravitational force in bringing a given body of a mass m in gravitational field of earth from infinite distance at the given point is called gravitational potential energy। From infinite distance at the given point is called the gravitational potential energy of the body at that point। हाँ पहला लॉजिकली समझी लो आखी वस्तु। एट गिवन पॉइंट इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब लॉजिकली समझो कि जो स्क्वायर बनाया है इसको अर्थ मान लो। इधर ध्यान दो, द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, कि नेगेटिव ऑफ द, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है, तो नेगेटिव वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स टू ब्रिंग अ यूनिट मास, मतलब कोई भी m मास को इन्फिनिटी से अर्थ की फील्ड में लाने तक का जो वर्क डन करना पड़ा, दैट वर्क डन इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी।
इसको एनालॉजिकली समझ सकते हैं। जो मैंने बताया था कि एक m मास का डस्टर यहाँ से ऊपर ले आऊँगा तो उसके अंदर mgh जो मैंने वर्क डन किया वो उसके अंदर पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर हो गया। जैसे ही अर्थ ने जो वर्क डन किया इसको इन्फिनिटी से यहाँ लाने के लिए वो उसके अंदर पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर हो गया एट दैट पॉइंट। समझ में आ रहा है डेफिनेशन पूरा लॉजिकली? डेफिनेशन पूरा पढ़ो। जो द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन, कि वर्क डन नेगेटिव में करना पड़ा, दूर से उसको लाना पड़ा ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क डन करके, तो नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। उसको कौन लेके आया? ग्रेविटेशनल फोर्स। इन ब्रिंगिंग अ यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू हियर इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, कि अर्थ की एक फील्ड थी उसके अंदर उसको लाना है इंफिनिटी से। समझ में आ रहा है? तो वो जो काम करना पड़ा दैट इज उसके अंदर स्टोर हो गया पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। मतलब किसी भी मास को जमीन से उठा के ऊपर रखता हूँ मैं, तो मैं उसके ऊपर mgh का वर्क डन करता हूँ और वही वर्क डन उसके अंदर mgh की पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया। समझ में आ रहा है? तो यही वर्क डन जो अर्थ ने किसी भी पार्टिकल को लाने में किया वो वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी है जो उसके अंदर स्टोर हो गई। मतलब इस पार्टिकल के अंदर अब इतनी पोटेंशियल एनर्जी है वर्क करने की। समझ में आ रहा है? जैसे वो पार्टिकल के अंदर mgh पोटेंशियल एनर्जी थी नीचे गिरने के लिए, कि mgh खर्च होकर वो क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन एंड डेफिनेशन यही है। बाकी अलग अलग 3-4 तरीके के डेरिवेशन और भी हैं, पर हम इसको ही फॉलो करेंगे, हमेशा इसको ही याद रखेंगे। सिंपल। तो 12th में भी यही मेथड से करना है। यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से लाना है तो उधर आपको तुरंत कंपेरिजन हो जाएगा। तो कहीं पे नोट में लिख दो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी ऐसे ही डिराइव करेंगे 12th में। तो ये कोई भी बुक आपकी खोनी नहीं चाहिए। बस तो आज के लिए इतना रखते हैं।